हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हीविट पॉलिटेक्निक लखनऊ आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स की पूरी सीरीज लाने जा रहा हूं। जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और भी कई ब्रांचेज में स्टूडेंट्स को किसी न किसी रूप में ट्रांसफार्मर पढ़ना पड़ेगा। तो जो ट्रांसफार्मर है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। यहाँ पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगभग 70-75% सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और 25-30% जो है वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो सिलेबस कंटेंट है डिप्लोमा में वो है, जैसे इंट्रोडक्शन है, उसके बाद कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हैं कि ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। आपको इन वीडियोस में मैं एक्चुअल फिगर्स के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो उसके बाद है वर्किंग प्रिंसिपल, ईएमएफ इक्वेशन है, फिर ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड पर ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे, इसका फेजर डायग्राम है। फिर ट्रांसफार्मर ऑन लोड, वोल्टेज ड्रॉप एंड इट्स फेजर डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, फिर है लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर, फिर है ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड इट्स इफिशिएंसी, और आता है ऑटो ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन। तो ये कुछ पार्ट हैं जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। नाउ ट्रांसफार्मर को आगे पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो जैसा कि आप इंजीनियरिंग तो अभी कर रहे हो, लेकिन लाइफ में आपने कभी न कभी ट्रांसफार्मर के बारे में ज़रूर सुना होगा और आपके घरों में भी ट्रांसफार्मर फ्रिक्वेंटली यूज होता है। जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है उसमें भी ट्रांसफार्मर यूज होता है, हालांकि वो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। और जैसे आपका बहुत ज़्यादा आप लोग यूज करते हो मोबाइल का चार्जर जो होता है, आपके घरों में सप्लाई आती है 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, लेकिन मोबाइल में जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट, 9 वोल्ट इस तरह से होती है। तो ट्रांसफार्मर की सहायता से उस 230 वोल्ट को 9 वोल्ट या 12 वोल्ट या जितनी रिक्वायरमेंट हो उसमें हम स्टेप डाउन करते हैं, उसके बाद उसको डीसी बनाते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट को 9 वोल्ट या 12 वोल्ट में स्टेप डाउन करने के काम आया या कम करने के काम आया। इसी तरह ट्रांसफार्मर कई जगह वोल्टेज को बढ़ाने के काम में आता है। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो पावर स्टेजेस हैं, 4 पावर स्टेजेस हैं, जिसमें कि पहली पावर स्टेज है जनरेशन, दूसरी है ट्रांसमिशन, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर है यूटिलाइजेशन। जनरेशन में अगर हम थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो थर्मल पावर स्टेशन में हमें पता है कि जनरेशन लगभग 11 किलो वोल्ट पर होता है। जनरेशन 11 किलो वोल्ट पर होता है। जो यूनिट्स होती हैं अल्टरनेटर की यूनिट, वो 200 मेगावाट, 500 मेगावाट इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं। और 200 मेगावाट या 500 मेगावाट की जो यूनिट होगी उसमें अगर 11 किलो वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा तो अगर हम करंट को कैलकुलेट करें तो हज़ारों एम्पियर करंट होती है जो अल्टरनेटर के टर्मिनल से बाहर निकलती है। और वो हज़ारों एम्पियर की करंट वाला कंडक्टर हमें एक शहर से दूसरे शहर किलोमीटर्स में ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो उतना बड़ा कंडक्टर, क्योंकि हज़ारों एम्पियर का जो करंट होगी, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा होगा और उसको ट्रांसमिट करने के लिए बहुत हैवी स्ट्रक्चर, जो कि पॉसिबल नहीं है, और उसमें लॉसेस भी बहुत होंगे इतनी करंट में। इसलिए क्या करते हैं, एक आसान तरीका कि इसको हम सेवरल टाइम्स स्टेप अप कर देते हैं ट्रांसफार्मर की सहायता से। जब हम उसको स्टेप अप कर देते हैं तो वोल्टेज सेवरल टाइम्स हमारा इंक्रीज कर जाता है और उसी रेशियो में करंट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है। तो जब हमारी सेवरल टाइम्स करंट कम हो जाती है, करंट कम होने से कंडक्टर का साइज़ हमारा कम हो जाता है। कंडक्टर साइज कम होने के बाद उसको हमें जहाँ ले जाना होता है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन करने के बाद 200 केवी, 400 केवी ऐसे स्टेप अप करके ट्रांसमिट करते हैं और उस 200 केवी, 400 केवी को फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त 33 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट इस तरह से करके बाद में अलग अलग कॉलोनियों में या प्रीमिसेस में 11 केवी टू 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। 440 वोल्ट 3 फेज सप्लाई या सिंगल फेज सप्लाई 230 वोल्ट
तो इस तरह से हमारे 4 स्टेजेज में कई बार वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, और यही स्टेप अप स्टेप डाउन करने के काम आता है ट्रांसफार्मर। अब एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर को मैंने जैसे बताया, मैं आपको बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में भी कोई ना कोई पिक्चर बन रही होगी ट्रांसफार्मर की, कि ट्रांसफार्मर देखने में कैसा होता है। ये भी जानना जरूरी है कि ट्रांसफार्मर देखने में लगता कैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर कहते होंगे ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, कुछ लोग देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, कुछ लोग बताएंगे ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, कुछ लोग बताएंगे ट्रांसफार्मर ऐसा होता है। ये 3 फेज़ ट्रांसफार्मर भी हैं और तरह के ट्रांसफार्मर हैं। हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के ट्रांसफार्मर है, जब हम ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तरह तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन इन सभी ट्रांसफार्मर में जो बेसिक कंसेप्ट होता है ट्रांसफार्मर का, बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि अभी मैंने जो ट्रांसफार्मर बताए, इतना ह्यूज ट्रांसफार्मर, वो जो बाहर से दिख रहा था उसमें कई तरह की एसेसरीज थी, लेकिन अंदर उसमें 2 ही पार्ट होते हैं। ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट होते हैं 2, एक होता है कोर, दूसरा होता है वाइंडिंग। तो अगर हम देखें ट्रांसफार्मर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोर और एक होता है वाइंडिंग। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है ट्रांसफार्मर में, हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे ट्रांसफार्मर दिखने में कैसा लगता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर मेरे पास है, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर जो है ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, 1 kVA का ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर के जो 2 मेन पार्ट हमने बताए यहाँ पर, एक कोर और एक वाइंडिंग। ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। हम जब टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ये हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। दोनों में क्या अंतर है, ये कोर है, ये कोर जो होती है, जैसे कि ये कोर है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। ये आप देख रहे हो पतली 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 पत्तियाँ हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा हो तो ये पतली पतली पत्तियाँ हैं। ये पत्तियाँ कैसी होती हैं, ये मेरे पास एक स्टैंपिंग है, ये स्टैंपिंग है, ये पतली पत्ती है, ये आयरन की है, सिलिकॉन स्टील की स्ट्रिप है, और यहाँ आपको दिख रहा है ई बना हुआ है। ये जो स्टैंपिंग होती है तरह तरह की होती है। ई टाइप स्टैंपिंग होती है, आई टाइप की स्टैंपिंग होती है, यू टाइप की स्टैंपिंग होती है। तो ये स्टैंपिंग इस तरह से काटी जाती हैं। इनका साइज़ क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आप कितने केवीए का ट्रांसफार्मर बना रहे हो। केवीए कह रहा हूँ मैं, ध्यान देना, मैं केवीए कह रहा हूँ, किलोवाट नहीं कह रहा हूँ, किलो वोल्ट एम्पियर। ये ऐसा क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जितने केवीए का ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन करनी होती है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि स्टैंपिंग। तो स्टैंपिंग ऐसी होती है 0.3 to 0.5 mm पतली, और दोनों तरफ से इसको लैमिनेट करते हैं। इस तरह की जो पतली पतली स्टैंपिंग होती है, यहाँ पर पतली पतली स्टैंपिंग है, उसको स्टैक करके ये बनाया गया। इसकी कितनी विड्थ रखनी है ये भी डिजाइन एस्पेक्ट है। यहाँ भी ई टाइप की स्टैंपिंग, यहाँ हम देखेंगे, ये देखो ये खुल रही है, ये ई टाइप की स्टैंप, 2 ई टाइप की स्टैंपिंग को ऊपर नीचे रख के इसको रिवेटिंग कर दी गई है। और ये यहाँ के बीच में ये वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों यही है, ये टर्मिनल निकले हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका कंस्ट्रक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाइज जो स्टैंपिंग होती है, ई टाइप की स्टैंपिंग यहाँ है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों इसी के अंदर होती हैं। और कोर टाइप का ट्रांसफार्मर ये है। तो इस तरह का ट्रांसफार्मर जैसे कि मैंने बताया, इसकी 2, एक कोर होता है, एक वाइंडिंग होती है। अब यहाँ पे देखें इसमें होता क्या है, ये भी बात समझने की है। ट्रांसफार्मर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे, ये वैसे हम कंप्लीट डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे एक सर्किट ही है, इसको प्राइमरी साइड कहते हैं, एक सर्किट ये है, इसको सेकेंडरी साइड कंपलसरी नहीं है। जिधर से हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसको प्राइमरी साइड कहते हैं। अगर हम इधर से अप्लाई करेंगे तो ये प्राइमरी साइड हो जाएगी, इधर से अप्लाई करेंगे तो ये प्राइमरी साइड हो जाएगी। एक तरफ हम वोल्टेज या सप्लाई देते हैं या एनर्जी देते हैं इधर। अब यहाँ आप देख रहे हो ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। यहाँ मेन चीज़ देखने की है, जैसे अगर हम ये कहें कि एक ये बल्ब है या कोई लोड है, यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया और ये वायर ले लिया, तो हमने वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो की, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। यहाँ पर एक पूरा वायर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट पे होगी, लेकिन इस सर्किट में और इस सर्किट में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है।
यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, यहाँ पे जब वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहाँ करंट फ्लो करेगी, और ये प्राइमरी सर्किट है, करंट फ्लो करेगी, यहाँ से ऐसे ऐसे निकल आएगी। लेकिन करंट यहाँ से यहाँ नहीं गई, लेकिन यहाँ भी वोल्टेज बनेगा, ईएमएफ यहाँ भी बनेगा। जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, फ्लक्स फ्लो करेगा और यहाँ ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ड्यू टू इंडक्शन होता है। इधर आप एनर्जी सप्लाई करते हो, इधर आपको एनर्जी मिलती है, जबकि प्राइमरी सर्किट और जो सेकेंडरी सर्किट है वो मैग्नेटिकली कनेक्टेड रहते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो यहाँ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं और यहाँ आपको मिल जाती है सप्लाई। तो इसके लिए देखिए, ट्रांसफार्मर इतना आसान नहीं है, ट्रांसफार्मर को बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट भी आने चाहिए, जो कि आप लोग शुरू में बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ चुके हो। जैसे कि इसमें इसको समझने के लिए कुछ मैग्नेटिक सर्किट, कुछ ऐसी चीज़ आपको समझना चाहिए, तभी आप ट्रांसफार्मर को अच्छे से समझ पाओगे, वरना मैं बता दूंगा लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आना चाहिए, जैसे कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपको आना चाहिए। ट्रांसफार्मर इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आना चाहिए। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट लॉ कहता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with any conductor, an EMF is induced। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो EMF उत्पन्न होता है। अब EMF क्या होता है, अब आप कहोगे EMF क्या होता है, ठीक है, EMF उत्पन्न होता है। और दूसरा लॉ क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल होता है, ये सेकंड लॉ है। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है, ये होता है। तीसरी चीज़ और है, कुछ मैग्नेटिक सर्किट आपको और समझनी पड़ेगी जिसमें कुछ टर्म है। एमएमएफ क्या होता है, एम्पियर टर्न्स क्या होते हैं, एमएमएफ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। रिलक्टेंस क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होता है। हम आपसे कहेंगे कि ये जो कोर होती है, कोर का रिलक्टेंस कम होना चाहिए, कोर की परमेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, तो आप समझ ही नहीं पाओगे अगर आपको नहीं पता होगा रिलक्टेंस क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होती है, तो आप नहीं समझ पाओगे कि रिलक्टेंस, हम कह रहे हैं रिलक्टेंस कम होना चाहिए, क्यों कम होना चाहिए आपको समझ में आना चाहिए। परमेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्यों ज़्यादा आना चाहिए, उसके लिए आपको टर्म समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको थोड़े से मैग्नेटिक सर्किट के कंसेप्ट भी हम बता देते हैं, जिससे कि आपको ट्रांसफार्मर अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम मैग्नेटिक सर्किट को अच्छे से समझने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो टर्म होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट मैग्नेटिक सर्किट से कैसे रिलेटेड होते हैं, या हम कहें कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट की क्या एनालॉगी है, वो समझने की कोशिश करेंगे। कि जैसे ये है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के टर्म, ये है मैग्नेटिक सर्किट के टर्म। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम, जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज कहें या हम ईएमएफ कहें, ईएमएफ अप्लाई करते हैं या वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज क्या करता है, करंट को पुश करता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट होगी, वो करंट को पुश करता है। इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक सर्किट में हम एमएमएफ अप्लाई करते हैं। अब एमएमएफ होता क्या है, एम्पियर टर्न, जैसे कि लिखा हुआ है एम्पियर टर्न। इसके लिए ज़रा हम एक टॉपिक से हटते हैं, मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट एक होता है परमानेंट मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट जिसमें एक तरफ एन लिखा होता है एक तरफ एस लिखा होता है, ये परमानेंट मैग्नेट होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम परमानेंट मैग्नेट का यूज़ नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या करते हैं कि जब किसी कॉइल में, अगर कोई कॉइल है,
इस कॉइल में जब हम करंट फ्लो करते हैं, मान लिया नंबर ऑफ टर्न n है, अगर कोई कॉइल बना के इसमें हम करंट फ्लो करें तो ये यहाँ पर एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा, यानी क्या होगा, इस नंबर ऑफ टर्न और इस करंट एम्पियर टर्न के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, यहाँ पर एक फ्लक्स फ्लो होगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने पर लगेगा। इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। नॉर्थ कौन सा होगा, साउथ कौन सा होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट आल्सो। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं एमएमएफ। तो जैसे कि ये है ईएमएफ है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में होगा एमएमएफ। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो करती है, वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट फ्लो करती है। मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, फ्लक्स फ्लो होता है। जितने एम्पियर टर्न होते हैं उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्स, यहाँ वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट, यहाँ एमएमएफ के अकॉर्डिंग फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो करते हैं, तो जो जहाँ से करंट फ्लो होती है वहाँ पर उस मटेरियल के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि करंट कितनी फ्लो होगी। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस हमेशा करंट के फ्लो का विरोध करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। मैग्नेटिक सर्किट में क्या करते हैं, उसी को कहते हैं मटेरियल का, यहाँ जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में उस मटेरियल का रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में उस मटेरियल का रिलक्टेंस फ्लक्स को अपोज करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, यहाँ पे रिलक्टेंस फ्लक्स का अपोज करता है। तो यहाँ करंट, किसी सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए, प्रॉपर करंट को फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स प्रॉपर फ्लो होने के लिए रिलक्टेंस की वैल्यू कम होना चाहिए। अब यह है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है मटेरियल की, किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी। प्रॉपर करंट फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस तो कम होना चाहिए, इसी तरह कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। अगर हम कॉपर की जगह प्लास्टिक यूज़ करें तो प्लास्टिक की कंडक्टिविटी 0 होती है। प्लास्टिक कंडक्टर नहीं है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। तो जितना अच्छा मटेरियल, जितनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी मटेरियल की, उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। और अगर हम वही मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल में करंट, मैग्नेटिक में फ्लक्स। तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो होता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में प्रॉपर फ्लो होने के लिए, अच्छा फ्लक्स, ज़्यादा फ्लक्स फ्लो होने के लिए मटेरियल की परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए, रिलक्टेंस कम होना चाहिए, परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए। तो ये है। इसी तरह हम अब इन सर्किट को देखेंगे कि ये जैसे सर्किट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट रहा, ये मैग्नेटिक सर्किट रहा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस है, आप जब वोल्टेज अप्लाई करते हो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो करंट फ्लो होती है। अगर हमारा ये वोल्टेज फिक्स है, अगर ये हमारा वोल्टेज फिक्स है तो करंट क्या होगी, करंट विल बी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज ये फिक्स है, अगर ये वोल्टेज फिक्स है, तो अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगी। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगी। तो हम चाहते हैं कि करंट प्रॉपर हो, करंट प्रॉपर फ्लो हो, तो रेजिस्टेंस हमें कम रखना पड़ेगा, वो मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस कम हो। इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, यहाँ पर जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक सर्किट में हम एमएमएफ अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न करंट। इसमें करंट फ्लो करेंगे तो एमएमएफ बढ़ेगा, यहाँ पर हम एमएमएफ अप्लाई करेंगे। जब हम एमएमएफ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स फ्लो होगा, फ्लक्स फ्लो होगा, फ्लक्स फ्लो होगा। जिस तरह यहाँ पे प्रॉपर करंट को, ज़्यादा करंट फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस कम रहता है, उसी तरह यहाँ पे प्रॉपर फ्लक्स फ्लो होने के लिए मटेरियल का रिलक्टेंस शुड बी लो। फ्लक्स को ज़्यादा फ्लो करने के लिए रिलक्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए।
इसीलिए कहते हैं हम कि यहाँ पे मटेरियल वो यूज़ करना चाहिए जिसका रिलक्टेंस कम हो। तो रिलक्टेंस कम होता है लोहा का रिलक्टेंस कम होता है। इसलिए अगर कोई मैग्नेटिक सर्किट बनाना है हमें, मैग्नेटिक सर्किट, अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हम यहाँ पे कोई एम्पियर टर्न लगाएंगे, यहाँ पे एक कॉइल बनाएंगे, एक कॉइल होगी ये कॉइल, और यहाँ पे करंट फ्लो करेंगे तो ये पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो फ्लक्स जब प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक में फ्लक्स, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स ऐसे 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 जाता है, बाहर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चूंकि इसको पाथ मिल गया, यहाँ पे एक पाथ मिल गया। एयर का जो होता है, एयर का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है, आयरन का रिलक्टेंस कम होता है। जैसे करंट जो होती है, जैसे करंट होती है लो रेजिस्टेंस को पाथ को फॉलो करती है, वैसे ही जो फ्लक्स होता है वो लो रिलक्टेंस के पाथ को फॉलो करेगा। तो जब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कॉइलिंग कर दी, एक आयरन है और उसमें जब कॉइलिंग कर दी, तब जब यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न होगा तो वो जो फ्लक्स होगा, एयर का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है, आयरन का रिलक्टेंस कम होता है। तो वो जो फ्लक्स है वो एयर में न जाके उसको ये पाथ मिलेगा, ये पाथ मिलेगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मटेरियल वो यूज करें जिसका रिलक्टेंस कम हो जाए। इसीलिए रिलक्टेंस कम है, इसलिए वो इस फ्लक्स को ये पाथ मिलेगा। और मटेरियल की परमेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे मटेरियल की परमेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट है। मैग्नेटिक सर्किट को इस तरह हम समझ सकते हैं। ये सेम, अगर ये आपने मैग्नेटिक सर्किट समझ लिया, यही ट्रांसफार्मर में हो जाता है। ट्रांसफार्मर में क्या है, ट्रांसफार्मर में ये कोर है, ये कोर जो होती है आयरन की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील उसमें मिक्स करते हैं। क्यों करते हैं ये आगे बताएंगे। तो यहाँ पे जब हम करंट फ्लो करते हैं, और यहाँ क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, यहाँ करंट फ्लो करते हैं। तो जब करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पे एमएमएफ, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एम्पियर टर्न, यहाँ पे एक फ्लक्स फ्लो करेगा। और ये फ्लक्स क्या है, एयर में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका रिलक्टेंस, आयरन का रिलक्टेंस कम है एयर से, तो वो हमेशा फ्लक्स इससे पास हो जाएगा, ऐसे पास हो जाएगा। हमने यहाँ वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो करी, डिपेंडिंग अपॉन एम्पियर टर्न एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और वो फ्लक्स जो होगा लो रिलक्टेंस के पाथ को फॉलो करेगा, और ये क्लोज सर्किट होगा, ये इससे भी लिंक होगा। यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्यों होगा ये हम आगे देखेंगे। तो ये जो एनालॉगी है ये बहुत काम की है। यहाँ से आपको मैग्नेटिक सर्किट जब आप समझोगे, इसे हम आगे ट्रांसफार्मर में अप्लाई करेंगे। नाउ अब आपको ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो क्या कहोगे। आपसे पूछा है, कोई कहोगे कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप करता है, कोई कहेगा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करता है। ठीक है, वोल्टेज को अप करता है, वोल्टेज को डाउन करता है, दैट इज़ करेक्ट। या ट्रांसफार्मर, जैसा कि अगर हम एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाएं, यहाँ पे एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ये इसमें ये रही आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये रही आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे आप वोल्टेज लगाओगे V1, करंट फ्लो करेगी I1, फ्लक्स फ्लो करेगा phi। यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। जब इसको कनेक्ट करोगे सेकेंडरी को किसी लोड से, तो यहाँ करंट मिलेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है विथ सेम फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे, क्योंकि यहाँ देखिए ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ये है, दोनों एक दूसरे से फिजिकली या इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, दोनों एक दूसरे से मैग्नेटिकली कनेक्टेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। चलिए ये भी कह दिया। अदरवाइज ट्रांसफार्मर की अगर आपको कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिखेंगे ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक मशीन। नाउ यहाँ एक वर्ड आया है स्टैटिक।
इस स्टैटिक से क्या मतलब है? देखिए, जितनी मशीन होती हैं, आप मशीन देखते हो कि वो उसमें कोई पार्ट या तो मूव कर रहा होगा या कहीं कोई पार्ट रोटेट कर रहा होगा, वहाँ कुछ ना कुछ मूव करता हुआ, रोटेट करता हुआ नज़र आएगा किसी न किसी मशीन में। ट्रांसफार्मर ही एक ऐसी मशीन है जिसका कोई भी पार्ट न तो मूव करता है, न रोटेट करता है, कुछ नहीं करता है। इसके सारे पार्ट वहीं के वहीं स्टेशनरी रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक मशीन विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज हाई करंट टू हाई वोल्टेज लो करंट। देखिए, ट्रांसफार्मर अभी आगे भी पढ़ोगे पहले भी कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप या डाउन करता है। इस हिसाब से ट्रांसफार्मर का नाम दिया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगी, वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ेगी। इनपुट पावर और आउटपुट पावर यानी हैविंग सेम पावर, इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम रहेगी। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे अभी आपको और चीज़ें बारीकी से क्लियर होगी। इनपुट पावर होगी यहाँ V1 I1, आउटपुट पावर होगी V2 I2। देखिए, हमने पावर को क्या लिखा है? VI यानी वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। पावर जनरली आप पावर जानते हो, पावर VI cos phi। लेकिन यहाँ देखिए, ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा हूँ ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर, KVA MVA बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA, VA या MVA में क्यों होती है, किलोवाट, मेगावाट या वाट में क्यों नहीं होती है? तो देखिए, जो पावर होती है, पावर VI cos phi, यहाँ cos phi होता है पावर फैक्टर। cos phi क्या होता है? पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर क्या होता है? लोड का। पावर फैक्टर होता है लोड का। ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है लोड। ट्रांसफार्मर लोड नहीं है, ट्रांसफार्मर तो एक तरफ से एनर्जी दूसरी तरफ में ट्रांसफर कर देता है, वोल्टेज को अप डाउन कर देता है, इसी से करंट अप डाउन होती है। लेकिन ट्रांसफार्मर लोड नहीं है, लोड ट्रांसफार्मर में कनेक्टेड रहता है और पावर फैक्टर हमेशा लोड का होता है। डिपेंड करता है आपके कि जो लोड है, आपके घरों में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सब रजिस्टिव लोड है। इंडस्ट्रीज़ में जितनी मशीनें चलती हैं वो सारे इंडक्टिव लोड है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप कैपेसिटर बैंक लगाते हो, यानी कि रजिस्टिव लोड है कि इंडक्टिव लोड है कि कैपेसिटिव लोड है, वो डिसाइड करता है कि लोड का पावर फैक्टर क्या है। ट्रांसफार्मर अकेले का कोई पावर फैक्टर नहीं होता है, ट्रांसफार्मर इज नॉट अ लोड। इसलिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है VI या किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है। ठीक है, तो ये इनपुट पावर V1 I1 और V2 I2 सेम होती है। तो जब वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि V इंटू I ये सेम होता है, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगी, वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ जाएगी। इसीलिए लिखा गया है विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज हाई करंट टू हाई वोल्टेज लो करंट, और वाइस वर्सा या इसका उल्टा, हैविंग सेम पावर। इनपुट पावर आउटपुट पावर सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। इसलिए ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन हमेशा लिखी जाती है, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक मशीन विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज हाई करंट टू हाई वोल्टेज लो करंट और वाइस वर्सा हैविंग सेम पावर एंड फ्रीक्वेंसी। ये ट्रांसफार्मर की। अब हमें डिस्कस करना है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो इसके लिए हम एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर का केस लेते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दो ही मेन पार्ट होते हैं, एक कोर एक वाइंडिंग। वाइंडिंग यहाँ पे दो हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी किसको कहेंगे, सेकेंडरी किसको कहेंगे? जिस तरफ हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जिस तरफ हम इनपुट वोल्टेज देंगे, इसको इनपुट साइड कहते हैं। इनपुट साइड, जिधर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसको इनपुट साइड कहेंगे या प्राइमरी साइड कहेंगे। जिधर हम लोड कनेक्ट कहेंगे इसको हम आउटपुट साइड कहेंगे या हम सेकेंडरी कहेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर दो वाइंडिंग हो गई, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों वाइंडिंग में क्या अंतर होता है? इन दोनों वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न अलग अलग होते हैं। हम किधर भी
वोल्टेज अप्लाई करके किधर भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है प्राइमरी साइड इधर, जहाँ पर N1 नंबर ऑफ टर्न है, सेकेंडरी में N2 नंबर ऑफ टर्न है। यहाँ पर प्राइमरी में N1 नंबर ऑफ टर्न जो हैं वो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से ज़्यादा हैं, तो इसको हम हाई वोल्टेज साइड कहते हैं, जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होते हैं। जहाँ नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं उसको हम लो वोल्टेज साइड कहते हैं। हमने यहाँ क्या किया कि इनपुट साइड में वोल्टेज अप्लाई किया। इनपुट साइड में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें एक करंट फ्लो करती है प्राइमरी वाइंडिंग में। करंट फ्लो होने से एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का केस लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, एक कोर है, इस कोर में क्या हमने कर दिया, कॉइलिंग कर दी। कोर में अगर हमने कॉइलिंग करके यहाँ पे आई करंट फ्लो कर दी, यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो अभी हम मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ चुके हैं कि ऐसा करने से डिपेंडिंग अपॉन Ni एम्पियर टर्न एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज देने से करंट फ्लो करती है, मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ देने से फ्लक्स फ्लो करता है। तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ N1 नंबर ऑफ टर्न है, यहाँ पे I1 करंट फ्लो की, डिपेंडिंग अपॉन N1 I1 एम्पियर टर्न एक फ्लक्स उत्पन्न हुआ। अब वो फ्लक्स करे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, फ्लक्स चारों ओर, कुछ फ्लक्स इसके अंदर होता है, कुछ फ्लक्स बाहर से निकल के जाता है। यहाँ पर हमने जो कोर ली है वो कोर ऐसी ली है, इसका प्रॉपर्टी ये है कि इसका रिलक्टेंस बहुत कम है और इसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये क्यों है? मैग्नेटिक सर्किट है ये। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर किसी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करें, हम चाहते हैं कि वहाँ करंट प्रॉपर ज़्यादा करंट फ्लो हो, तो उसमें क्या होगा, उस सर्किट का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगी। इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ अप्लाई करने से फ्लक्स फ्लो होता है, तो हम जितना कम इसका रिलक्टेंस होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्स फ्लो होगा। तो इसलिए कोर का रिलक्टेंस कम होना चाहिए। कोर की परमेबिलिटी हम ज़्यादा रखते हैं। परमेबिलिटी ज़्यादा इसलिए रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम प्रॉपर करंट फ्लो करना चाहते हैं तो उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। कंडक्टिविटी जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी उसमें करंट अच्छी फ्लो करेगी। जैसे कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है तो कॉपर में प्रॉपर करंट फ्लो होती है। अगर हम वहाँ पे प्लास्टिक यूज़ कर दें तो प्लास्टिक की कंडक्टिविटी पुअर होती है, तो प्लास्टिक तो नॉन कंडक्टिव मटेरियल है, तो उसमें करंट फ्लो करेगी ही नहीं। इसलिए कोर ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए जिसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो और रिलक्टेंस कम हो। तो आयरन, इसीलिए हम लोहा या आयरन की कोर बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील स्ट्रिप होती हैं, उसी से हम कोर बनाते हैं। तो जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया, N1 टर्न है, I करंट फ्लो होने से N1 I1 एम्पियर टर्न के प्रोपोर्शनल इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, चूँकि इसकी परमेबिलिटी इतनी कम है, देखिए यहाँ एयर, जैसे यहाँ पे फ्लक्स जो होता है बाहर से निकल जाता है, यहाँ पर एयर है, या तो एयर से जाएगा फ्लक्स, दो रास्ते, या तो एयर से या इस मटेरियल से। आयरन का रिलक्टेंस कम होता है एयर के कंपैरिजन में, तो एयर में फ्लक्स न जाके, इसीलिए जैसे करंट जो होती है लो रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करती है, उसी तरह फ्लक्स लो रिलक्टेंस का पाथ फॉलो करेगा। आयरन का रिलक्टेंस एयर के रिलक्टेंस से कम होता है, इसलिए जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम 95% फ्लक्स जो होगा वो इसी कोर से होके जाएगा। हो सकता है 5% अप टू 5%, 4% फ्लक्स जो हो वो लीकेज फ्लक्स हो। तो हमने वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो ही N1 I1 एम्पियर टर्न के कारण अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न हुआ। ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स चूंकि रिलक्टेंस कम है तो ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स पूरा ऐसे होके जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर आता है फैराडेज लॉ, क्योंकि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ कहता है कि जब किसी कुंडली से लिंक्ड फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ
उत्पन्न होता है। देखिए मैं बहुत डिटेल में इसको बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको आगे चल के ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करनी है और ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करने के लिए यही कंसेप्ट काम आने वाले हैं। आपको E1 और E2 की इक्वेशन डिराइव करनी होगी। तो वही है कि जब यहाँ पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न हुआ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जब किसी कुंडली से लिंक्ड फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स यहाँ भी लिंक है, यहाँ भी लिंक है, दोनों कुंडलियों से फ्लक्स लिंक्ड है। अल्टरनेटिंग फ्लक्स दोनों कुंडलियों से लिंक है, इसलिए दोनों कुंडलियों में ईएमएफ उत्पन्न होगा। और सेकंड लॉ क्या कहता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 और E2 में होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, सेम फ्लक्स लिंक है प्राइमरी से भी सेकेंडरी से भी, दोनों में सेम फ्लक्स लिंक है, दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी सेम होगा। बट E1 विल बी प्रोपोर्शनल टू d∅dt and E2 will also be proportional to d∅dt। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो प्रोपोर्शनलिटी जब हटेगा तो यहाँ आ जाएगा E इज इक्वल टू n d∅dt। जहाँ n है नंबर ऑफ टर्न, अब यहाँ नंबर ऑफ टर्न आ गए। d∅dt तो दोनों के लिए सेम है लेकिन नंबर ऑफ टर्न आ गए मैग्नीट्यूड में। अदरवाइज तो निगेटिव साइन होगा ड्यू टू लेंस लॉ, वो हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ हम मैग्नीट्यूड निकालना है। तो n क्या है? नंबर ऑफ टर्न। अब देखिए प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम है। और E1 क्या होगा? n1 d∅dt, E2 क्या होगा? n2 d∅dt। d∅dt दोनों के लिए सेम है। n1 ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा, n2 कम है तो यहाँ कम ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ ईएमएफ उत्पन्न हो गया। अगर ये ओपन है तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, जब यहाँ इसको क्लोज कर देंगे तो सेकेंडरी करंट फ्लो हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है कि जब हमने लोड नहीं लगाया था, जब हम लोड नहीं लगाते हैं और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो केवल नो लोड करंट I0 फ्लो करती है। I0 के दो पार्ट होते हैं, IW और Imu, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। IW जो होता है कोर लॉसेस को बियर करता है, Imu जो होता है वो कोर को मैग्नेटाइज करता है। क्योंकि सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, केवल प्राइमरी में करंट फ्लो करती है, होती है। क्योंकि है अगर रियल वाइंडिंग की बात करें, क्योंकि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी वाइंडिंग हम मानते हैं प्योर इंडक्टिव है, तो वहाँ पे IW 0 होता है। लेकिन यहाँ ऐसी वाइंडिंग को बनाना पॉसिबल नहीं है। रियल में वाइंडिंग में इंडक्टेंस भी होगा और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो वहाँ IW IB दोनों होते हैं। इनको हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोड नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे केवल नो लोड करंट होती है। लोड जब लगाते हैं तो वो नो लोड करंट बढ़ के I1 में बदल जाती है और यहाँ I2 करंट फ्लो होती है। जैसे ही वहाँ लोड लगाते हैं I2 फ्लो होती है और ये I0 से बदल के I1 हो जाती है। यहाँ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि नो लोड के कंडीशन में या फुल लोड के कंडीशन में या किसी भी लोड के कंडीशन में फाई की वैल्यू सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मान या फ्लक्स का मान लोड पे निर्भर नहीं करता है। ये हम लोड ऑन लोड ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ केवल इतना ही मैं बता रहा हूँ। ये ध्यान रखिए कि नो लोड का केस हो, चाहे फुल लोड का केस हो, चाहे हाफ लोड का केस हो, फाई की वैल्यू सेम रहेगी। इसलिए ईएमएफ इक्वेशन सेम रहेगी किसी भी लोड पे। तो इसको फिर से हम रिवाइज करते हैं कि जैसे ही हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुई, डिपेंडिंग अपॉन N1 I1 एम्पियर टर्न अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न हुआ। ये फ्लक्स दोनों से लिंक है। प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्टेंस के कारण और सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण E1 और E2 EMF उत्पन्न हुआ। सेकेंडरी वाइंडिंग में जैसे ही लोड लगाया हमने, सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट फ्लो हुई। ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी
कि ट्रांसफार्मर को क्या डीसी में ऑपरेट किया जा सकता है, या पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर डीसी में ऑपरेट क्यों नहीं करता, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी में वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ये देखेंगे। डीसी देने पर क्या होगा कि जब हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डीसी वोल्टेज अप्लाई करने से करंट तो फ्लो होगी, फ्लक्स भी उत्पन्न होगा, लेकिन वो जो फ्लक्स होगा वो अल्टरनेटिंग नहीं होगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज से अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न होती है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होता है। डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स E1 और E2 मिलते हैं। डायरेक्ट वोल्टेज अप्लाई करने से डायरेक्ट करंट फ्लो होगी, जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो अल्टरनेटिंग नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी जीरो इन दैट केस, इसलिए E1 और E2 भी जीरो होगा। E1 और E2 जीरो होने से, E1 जीरो होने से वोल्टेज अप्लाई किया, बैक EMF चूँकि क्रिएट उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए हैवी इनरश ऑफ करंट होने से प्राइमरी वाइंडिंग हमारी जल भी सकती है। इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी में ऑपरेट नहीं करते हैं। अब ये कुछ पॉइंट है ट्रांसफार्मर के। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। एक सर्किट ये है, दूसरा सर्किट ये है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ट्रांसफार्मर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर कर देती है। इट डज सो विदाउट अ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम जब इसका EMF इक्वेशन जब प्रूव करेंगे तो देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जब इनपुट पावर से आउटपुट पावर मिलती है, सेकंड साइड में पावर ट्रांसफर होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इट डज सो बाई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही EMF क्रिएट होता है। उसके बाद वेयर द टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर इन म्यूचुअल इंडक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर। ये दोनों जो वाइंडिंग है वो दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली इंडक्टिव इन्फ्लुएंस में हैं। तो ये आपका कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। थैंक यू।